Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of January 2024. तो गाइज आज है तारीख 2 जनवरी 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है श्री साइलम टेम्पल को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं। दोस्तों डेली बेसिस पे यहाँ पे हम अपने द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का पूरी तरह से डिस्कशन करते हैं। द हिंदू के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनाना सिखाता हूँ। इवन न्यूज़पेपर से जो डेटा है वो कलेक्ट करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। और न्यूज़पेपर तक ही यहाँ पर बात सीमित नहीं रहती है, उसके साथ साथ यहाँ पर पीआईबी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एआईआर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। एक वीडियो में करंट अफेयर्स का होलिस्टिक कवरेज यहां पर देखने को मिलेगा। तो 2 ऑफ जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होंगे या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो सब दोस्तों यहां पर एक ही जगह पे मिल जाएंगे। एक शानदार सा पीडीएफ भी मिलेगा। तो जितने भी लोग पहली बार आए हैं इस चैनल के ऊपर या पहली बार प्रेजेंट है इस वीडियो के अंदर में, मेक श्योर करें चैनल के ऊपर में जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि कल जब ये वीडियो अपलोड हो तो टाइम पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे थंबनेल पर प्रेजेंट है, हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में भी इसको पब्लिश किया गया है। इवन द हिंदू की साइट से एक वीडियो भी रिलीज़ की गई है। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट अखबार हैं दोस्तों, जैसे आपके सामने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दिया गया है, हर एक जगह पर इसके बारे में कवरेज किया गया है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी में। तो इस ग्लास ब्रिज का इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है वो जानने वाले हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर इस ग्लास ब्रिज से तमिलनाडु वाले इस पर्टिकुलर रीजन में कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या क्या यहाँ पर एक एस्पेक्ट ग्रो होने वाला है वो भी आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिकली यहाँ पर केवल और केवल न्यूज़ है जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ी है, लेकिन एग्जाम में बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। वो क्वेश्चन बनेंगे कैसे, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, आज से 2 दिन पहले यानी 31 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन साहब, इन्होंने भारत का पहला ग्लास ब्रिज जो है ये कन्याकुमारी के अंदर समुद्र के ऊपर में बनाकर तैयार करवा दिया है। और जब ये ब्रिज तैयार हुआ तो इसका उद्घाटन यहाँ पे हुआ है। ये वीडियोज आप लोगों ने देखे होंगे, इवन ये फोटो भी आपके सामने ये प्रेजेंट होगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये ग्लास ब्रिज आपको दिखाई पड़ेगा। ये रहे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, है ना, उनके पार्टी के बाकी सारे मेंबर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये उद्घाटन के समय का फोटो है। ये जो ब्रिज है ये 2 इंपॉर्टेंट एरियाज को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एक आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल हो गया और दूसरा है थिरुवल्लुवर स्टैचू। जो यहाँ पर थिरुवल्लुवर जी का स्टैचू ये आपको नजर आ रहा होगा और यह है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो इन दोनों जगह को जोड़ता है। पहले इन दोनों जगह के बीच में ऐसा कनेक्शन नहीं था, बट यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ग्लास ब्रिज बना हुआ है बीच में। ठीक है, ये रहा वो ब्रिज। अब क्या है कि इस ब्रिज पे कोई जाएगा तो वो आसपास का बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर सुंदर सा सीन है वो आराम से देख सकता है, उसका एंजॉयमेंट पूरी तरह से ले सकता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर यह है क्योंकि ये ग्लास का ब्रिज है, तो नीचे देखेगा तो यहाँ पर पूरी तरह से जो समुद्र है वो भी यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों अब 1-2 बातें ध्यान में रखिएगा। जैसे सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यह है कि इस ब्रिज में कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है। तो सिंपल सी बात है भाई, ग्लास ब्रिज है तो हमने शीशे का ही इस्तेमाल किया होगा, ग्लास का इस्तेमाल किया होगा। ठीक है, लेकिन ग्लास में आपको पता है बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। तो यहाँ पे टफन्ड ग्लास जो है एक बेस्ट वेराइटी देखने को मिलती है, इसी ग्लास का यूज़ किया गया है जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और साथ ही साथ में एक सेफ्टी प्रोवाइड करवाएगा, एक ट्रांसपेरेंट व्यू देगा, जिसके माध्यम से जब लोग यहाँ पर इस पर घूमेंगे तो वो नीचे का पूरा नज़ारा देख सकते हैं, आसपास का पूरा नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं। इस ब्रिज को जो डिज़ाइन किया गया है तो ऑब्वियस ही बात है इसकी हाइट, लेंथ, ये थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं कभी कभी। जैसे क्योंकि ये भारत का पहला ग्लास ब्रिज है इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप देखोगे तो ये 77 मीटर्स लॉन्ग है, 10 मीटर चौड़ा है और इसकी जो हाइट है वो लगभग यहाँ पर 133 फीट की हाइट आपको देखने को मिल जाती है। फिर
ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे पॉपुलर ग्लास ब्रिज आपको देखने को मिल जाते हैं दुनिया में। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रिज चाइना में प्रेजेंट है, जिस ग्लास ब्रिज के वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार चलते हैं, शॉर्ट्स में वगैरह में आपने देखे भी होंगे। तो चाइना में जो ब्रिज प्रेजेंट है उसका नाम है ज़ांगजियाजे ग्लास ब्रिज। ये वाला जो ग्लास ब्रिज आपको देखने को मिलेगा, ये चाइना में जो प्रेजेंट है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा लंबा है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्रिज की कैटेगरी में यहाँ पर इसको कवर किया गया है। लेकिन जब हम ग्लास ब्रिज की बात करते हैं उस कैटेगरी में है ये, ध्यान में रखिएगा, ज़ांगजियाजे ग्लास ब्रिज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, जहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर आप दोस्तों यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये जो ग्लास ब्रिज है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। जैसे ये हमारे उस एरिया के टूरिज्म को बूस्ट करेगा, क्योंकि हमने 37 करोड़ रुपीस इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर में खर्चे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे देश से बहुत सारे लोग जाने वाले हैं इस एरिया को घूमने के लिए। उसके अलावा इंटरनेशनल टूरिस्ट आने वाले हैं। जब यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट वहाँ पे जाएंगे, लोग पैसा खर्चेंगे, तो वो पैसा दोस्तों यहाँ पर उस एरिया की, उस रीजन की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो पहली बार टूरिज्म से रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर लोकल एरिया में जो लोग हैं, लोकल क्राफ्ट प्रमोट होता हुआ नजर आएगा, बहुत सारा रोजगार यहाँ पे लोगों को मिलेगा। तो ये इसके दो बड़े इंपॉर्टेंस आपको नजर आएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो इस ब्रिज का एक बहुत ही बड़ा कल्चरली इंपॉर्टेंस भी नजर आएगा, क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा कि अभी 31 दिसंबर को तमिलनाडु के जो सीएम हैं उन्होंने यहाँ पर इस पुल का उद्घाटन किया है। क्योंकि अभी पिछले साल दिसंबर के महीने में जो आखिरी सप्ताह था, इसको हमने थिरुकुरल वीक के तौर पर सेलिब्रेट किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये थिरुकुरल क्या है मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना का कि बेसिकली जो ये थिरुकुरल है, ये एक कलेक्शन है जिसमें बहुत सारे कपलेट्स प्रेजेंट है, जैसे दोहे होते हैं ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है, टीचिंग्स प्रेजेंट है। और ये किसने लिखा है? तो दोस्तों यहाँ पर ये थिरुवल्लुवर जी के थ्रू यहाँ पर दी गई सारी टीचिंग्स हैं, जिन्होंने तमिल फिलॉसफी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। तो इसी सप्ताह को दोस्तों हम सेलिब्रेट कर रहे थे। और आपको पता होगा थिरुवल्लुवर जी का यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्टैचू आपको ये नजर आएगा कन्याकुमारी के अंदर में। अभी इसी स्टैचू को इस ब्रिज के माध्यम से जोड़ा गया है विवेकानंद रॉक मेमोरियल के साथ में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अभी इनके बारे में भी कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसी दौरान यहाँ पे इस ब्रिज का उद्घाटन भी किया गया। बाकी अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जो इस ब्रिज का इंपॉर्टेंस है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हेल्पफुल रहने वाला है। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है अब वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शा रहा है। धीरे धीरे करके हमने अब यहाँ पे ग्लास ब्रिज भी बना लिया है, अभी तक ऐसा ग्लास ब्रिज नहीं हुआ करता था। फिर कन्याकुमारी ऑलरेडी यहाँ पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था, अब यहाँ पे टूरिज्म और ज़्यादा एक्सपैंड होगा, जिससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, फिर आगे दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आ जाते हैं आपके थिरुवल्लुवर जी को लेकर। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर एज अ फैक्ट के तौर पर आप लोगों से पूछा जा सकता है। ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको लेकर ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जब हम बात करते हैं थिरुवल्लुवर जी के बारे में, तो एक एंशंट तमिल पोएट हैं, एक तमिल कवि, फिलोसोफर, कल्चरल आइकन, बहुत सारी टीचिंग्स दी है, मतलब कह सकते हैं जीवन के बारे में समझाया है, एथिक्स, फिलॉसफी, इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पे कह सकते हैं लोगों के लिए बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जब यहाँ पे मैंने बोला ना टीचिंग्स की, तो इनका एक कलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं और बहुत सारे दोहे लिखे हैं। दोहे जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोला जाता है कपलेट्स। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर 1330 या कह सकते हैं 1330 कपलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन कपलेट्स को पूरी तरह से एक कलेक्शन के फॉर्म में रखा गया है और उसी कलेक्शन को यहाँ पर बोलते हैं थिरुकुरल। तो ध्यान में रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि थिरुकुरल क्या है। ये लगभग 1330 कपलेट्स या दोहे का कलेक्शन है और ये टीचिंग्स जिसमें बहुत सारी चीज़ें समझाई गई हैं, ये किसने दी हैं? ये सब यहाँ पर थिरुवल्लुवर जी ने दी हैं। ठीक है, अब जब इस कलेक्शन की बात आती है दोस्तों, तो इस कलेक्शन में 3 अलग अलग सेक्शंस को डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन धर्म के बारे में समझाता है, दूसरा अर्थ के बारे में और तीसरा काम के बारे में। धर्म बेसिकली वर्च्यू, जिसमें एथिक्स और मोरल कंडक्ट के बारे में इन्होंने बताया है। फिर अर्थ के बाद यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें वेल्थ की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स के बारे में या वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने समझाया है। काम यानी रिलेशनशिप, लव और फैमिली के बारे में इन्होंने कुछ टीचिंग्स दी हैं। और इस पूरे के पूरे सेक्शंस में अगर आप देखोगे, यह जो पूरा कलेक्शन इकट्ठा किया गया है, इसमें लगभग 133 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर में 10-10 कपलेट आपको नजर आएंगे, 10-10 दोहे प्रेजेंट हैं। ठीक,
बहुत ही ज़्यादा सटीक फॉर्मेट में ये पूरे के पूरे कपलेट्स प्रेजेंट हैं। हर एक कपलेट में, हर एक दोहे में लगभग 7-7 वर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कोटेबल हैं, याद रखने लायक हैं और लाइफ की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वो एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। वेल्थ मैनेजमेंट, ड्यूटी, ऑनेस्टी, कंपैशन, मॉडरेशन, फैमिली रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि इनके थ्रू बताई गई हैं, इनके थ्रू बहुत सारी टीचिंग्स दी गई हैं। और तमिल कल्चर के अंदर में जो ये व्यक्ति हैं, ये वल्लुवर के नाम से जानते हैं इनको लोग, और एक मैंने बोला कल्चरल और स्पिरिचुअल आइकन के तौर पर इनको देखा गया है ना, जिन्होंने यहाँ पर टाइम का महत्व बताया है। उसके बाद और भी कई सारे एस्पेक्ट को यहाँ पर समझाया है, मॉरलिटी के बारे में, एथिक्स के बारे में यहाँ पर समझाया है। ठीक है, आज दुनिया में कह सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। थिरुकुरल भले ही यहाँ पर कह सकते हैं कि तमिल लैंग्वेज में है, इसको यहाँ पर तमिल रूट्स के साथ में जोड़ा गया है, लेकिन फिर भी इसका यूनिवर्सल इम्पॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लोगों को इसके बारे में पता है ना। इनके टीचिंग्स के बारे में आज इंटरनेट पे बहुत सारे जो पेपर्स वगैरह हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक, ये बाकी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये वही चीज़ें रिपीटेड हैं जो मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया, तो ध्यान रखना। बाकी इनके लिए कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं। एक इंपॉर्टेंट स्टैचू यहाँ पे बनाया गया है, स्टैचू के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। ये स्टैचू आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। ये विवेकानंद मेमोरियल आपको देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर जो ब्रिज बनाया गया है, इन दोनों इंपॉर्टेंट जगह को जोड़ा गया है आपस में उस ग्लास ब्रिज के माध्यम से। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये ग्लास ब्रिज कौन से 2 रीजन्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो ये था हमारा पहला आर्टिकल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब आप देख पा रहे हैं कि ये पीडीएफ्स किस तरीके से यहाँ पर रेडी करे गए हैं। हर एक सटीक इन्फॉर्मेशन, हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी। चाहे उसमें माइन्यूट सी डिटेल्स हो, छोटी छोटी डिटेल्स हो, वो भी आपको मिल जाएंगी, या कुछ और चीज़ें हो, या आपके सिलेबस के दूसरे पोर्शन से लिंक करना हो, वो सब आपको यहाँ पर इसी पीडीएफ में मिल जाता है। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा पीडीएफ आपने देखा, ये जो पीडीएफ्स हैं दोस्तों, ये इसी पेड ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसका प्रिंट आउट वगैरह भी आप निकलवा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये पीडीएफ्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने देखा कि ये इंग्लिश में प्रेजेंट है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर ये पीडीएफ्स आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये आपका आज का हिंदी का पीडीएफ भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये डेली बेसिस पे अपलोड होता है दोस्तों, और डेट वाइज पड़ता है इस ग्रुप के अंदर में। तो किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाइए, डाउनलोड करिए और पढ़िए, डिलीट कर दो। अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं, है ना। कोई पुराना कंटेंट सर्च करना है, आराम से पुराना कंटेंट आप सर्च कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है अगर आप आज ज्वाइन करेंगे तो केवल आज से ही पीडीएफ्स मिलने शुरू होंगे। पुराने सभी पीडीएफ्स भी दोस्तों यहाँ पर इस ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो सब कंटेंट का एक्सेस आपके पास में आ जाएगा। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के सपोर्ट का। 5000 लाइक्स का टारगेट हम लोग रखते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे। बाकी आज के न्यूज़पेपर का पहला आर्टिकल जब हमने खत्म किया तो आता है दूसरा आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल भी पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है। चाहे आप किसी भी एडिशन को ओपन कर लें, आपके सामने जो चल रहा है यह है आज का डेली एडिशन। तो ये जो आर्टिकल प्रेजेंट है ये जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक कर सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पे बात हो रही है जीएसटी कलेक्शंस की। तो जैसे आपको पता है कि एक महीना खत्म होता है तो पुराने महीने का डेटा आना शुरू हो जाता है। जैसे कल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया था किस चीज़ का, आपको याद होगा कि जो हमारी कोर सेक्टर्स हैं नवंबर के महीने में वो किस तरीके से ग्रो हुई हैं। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं, कल मैंने 8 कोर सेक्टर्स के बारे में आपको बताया था हमारी इकोनॉमी के अंदर में, और उन 8 कोर सेक्टर्स को याद रखने की एक ट्रिक समझाई थी। ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बिना पुराना वीडियो ओपन करे या बिना कहीं पर देखे, अगर आपको याद है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख दो, फटाफट कॉमेंट सेक्शन ओपन करके। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आर्टिकल है क्या बात करता है, जीएसटी कलेक्शंस के बारे में। अब जैसे दिसंबर के महीने में जो हमारा नेट जीएसटी कलेक्शन है वो थोड़ा सा डाउन होता हुआ नजर आया है। अब जीएसटी क्या है, यह है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो गवर्नमेंट यहाँ पर लगाती है। अब जैसे आप देख पाओगे जीएसटी को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है।
ठीक है। अब सर आपको पता है कि जो हमारे टैक्सेस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यहाँ पर आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट टैक्स। जो आपका डायरेक्ट टैक्स है ये हर कोई व्यक्ति पे नहीं करता, इसमें आपके इनकम टैक्स वगैरह आ जाते हैं जो बेसिकली उस पर्टिकुलर दायरे में आते हैं, उन वही लोग यहाँ पर ये डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की बात आती है तो इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई व्यक्ति पे करता है, चाहे वो हम लोग जीएसटी की बात कर लें या छोटे से छोटे प्रोडक्ट के ऊपर में भी टैक्सेस लगते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर जब आप सामान खरीदोगे तो वो जो टैक्स है दोस्तों वो आप पे कर रहे होते हैं। तो जीएसटी भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, और जीएसटी आने से पहले बहुत सारे और भी टैक्सेस हुआ करते थे, वो सब खत्म करके जीएसटी लेकर आया गया था। तो हर महीने टैक्स के माध्यम से कितना कलेक्शन हुआ है, ये कलेक्शन बढ़ता और कम होता रहता है। ठीक है, तो आप देख पाओगे अप्रैल में ग्राफ ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, 2024 में अप्रैल में, जून में, जुलाई में, है ना, फिर बढ़ा, अगस्त में कम हुआ, फिर ऐसे दोस्तों यहाँ पर ग्राफ चलता रहता है। तो ये जो परसेंटेजेस हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होते कि इस महीने इतना कलेक्शन हुआ, उस महीने इतना कलेक्शन हुआ, आप इसको स्किप कर दीजिए, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जीएसटी को लेकर तो कितने डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, हर महीने आपको पढ़ाता हूँ जीएसटी के बारे में, है ना। अच्छा, अब जीएसटी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे पूछूंगा। रिसेंटली आपको पता होगा जीएसटी की 55वीं मीटिंग बैठी थी जिसके ऊपर टैक्सेस वगैरह यहाँ पर वापस से रिव्यू करे गए थे। तो वो सब यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है ना, जिसमें पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स लगाया गया था, तो पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जीएसटी जो काउंसिल है, जब हम इसकी बात करते हैं तो बताइए आर्टिकल में, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू यहाँ पे हम जीएसटी काउंसिल की बैठक की बात करते हैं, जीएसटी काउंसिल हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? फटाफट बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है। चलिए अगली खबर पर आते हैं। ये वाली खबर ना बहुत ही काम की है। अब थोड़ा सा जो डेटा है, बेसिक फैक्ट है एग्जाम के लिए, वो इस वाले आर्टिकल से आपको ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे बात हो रही है एक व्यक्ति की जिनका नाम है टीएम कृष्णा। तो टीएम कृष्णा जी को यहाँ पे अभी जो संगीता कलानिधि अवार्ड है दोस्तों, इसे सम्मानित किया गया है। ये आप देख पाएंगे, ये व्यक्ति हैं बीच में, और इस अवार्ड में गोल्ड मेडल भी मिलता है और हाथ में जो ये साइटेशन आपको दिख रहा है ये भी दिया जाता है। तो ये वो पर्सनैलिटी हैं टीएम कृष्णा। इनको ये जो संगीता कलानिधि का टाइटल है दोस्तों ये मिला है, जो डेविड शुल्मन है इनकी साइड से यहाँ पर ये दिया गया है। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उन सब ने यहाँ पर इनको सम्मानित किया है। म्यूज़िक अकेडमी के प्रेसिडेंट की साइड से ये सम्मानित किया गया है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये संगीता कलानिधि अवार्ड है, ये अवार्ड क्या है, किस लिए दिया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब जानना जरूरी है। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग या दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो तैयार हो रहा है सभी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखें, तो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करें तो यहाँ पर इनका नाम ध्यान में रखना है, इन पर्सनैलिटी का, जिनका नाम है टीएम कृष्णा, जिनको ये अवार्ड मिला है। लेकिन यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पे माइन्यूट डिटेल्स आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। अब माइन्यूट डिटेल्स की जब मैं बात करता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये संगीता कलानिधि अवार्ड है, इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो अवार्ड है दोस्तों ये कर्नाटक म्यूजिक के लिए दिया जाता है। जो ये टीएम कृष्णा है, ये आर्टिकल मैंने यहाँ पे भी लगा दिया है ताकि आपको आर्टिकल का एक्सेस भी मिल जाए, प्रॉपर डिटेल्स भी मिल जाए आर्टिकल की। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पर्सनैलिटी है कर्नाटक म्यूजिक में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, एक महारत हासिल है, जिस वजह से यहाँ पर ये अवार्ड से सम्मानित यहाँ पर इनको किया गया। चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम के लिए देखें तो यहाँ पे आता है हमारा संगीता कलानिधि अवार्ड। चलिए बात करते हैं। ये जो अवार्ड है ये हाईएस्ट अवार्ड है इन द सेक्टर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। कर्नाटक म्यूजिक के लिए दिया जाता है। अब आपको पता है म्यूजिक की क्लासिफिकेशंस अलग अलग हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में आपने सुना है, कर्नाटक म्यूजिक के बारे में सुना है। कर्नाटक म्यूजिक बेसिकली साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना, क्लियर हुआ। तो ये जो अवार्ड है दोस्तों ये हर साल यहाँ पर दिया जाता है एक पर्टिकुलर ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है कर्नाटक म्यूजिक थ्योरी के अंदर में, म्यूजिक परफॉर्मेंस के अंदर में, म्यूजिक टीचिंग्स के अंदर में। तो इस बार यहाँ पर टीएम कृष्णा जी को इस तरीके से देखा गया है और जिस वजह से इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। ठीक, फिर बात आती है कि ये अवार्ड देता कौन है, किसके थ्रू दिया जाता है। तो इसके लिए एक म्यूजिक अकेडमी है जिसका नाम है मद्रास म्यूजिक अकेडमी। तो ये आर्टिकल आपने देखा, इस मद्रास म्यूजिक अकेडमी के जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं वो भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो यहाँ पर इस अवार्ड को दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये व्यक्ति हैं वो जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे ये हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है स्पेशली आपके जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है दोस्तों सम मोर फैक्ट्स, अब जिसमें कर्नाटक और साथ ही साथ में मैं आपको दूसरे म्यूजिक के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, जो टीएम कृष्णा है वो यहाँ पर ये व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएंगे, ये पर्सनैलिटी हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। मैंने यहाँ पे गोला कर दिया था, माफ़ी चाहता हूँ, ये वो व्यक्ति आपको नजर आएंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। क्लियर हो गया। ये अवार्ड कब से दिया जा रहा है? लगभग 1942 से दोस्तों यहाँ पर दिया जा रहा है।
ठीक है, जिसको भी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि मास्टरी हासिल कर लेता है कर्नाटिक म्यूजिक में, उसको यहाँ पर ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस अवार्ड में एक गोल्ड मेडल होता है, दूसरा यहाँ पे साइटेशन जिसको हम बोलते हैं बिरुदु पत्र, ये आपने देखा, ठीक है, इनके गले में गोल्ड मेडल है, फिर ये बिरुदु पत्र भी यहाँ पर इनको दिया गया है ताकि उनका जो अचीवमेंट है उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया जा सके, उसको सम्मानित किया जा सके। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बार बार हमने एक वर्ड देखा जो बार बार न्यूज़ में आ रहा है और बार बार इस आर्टिकल में आ रहा है, वो है कर्नाटिक म्यूजिक। क्या है कर्नाटिक म्यूजिक जिसके लिए यहाँ पर यह संगीता कलानिधि अवार्ड दिया जाता है? चलिए थोड़ा सा यहाँ पे म्यूजिक के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि आपका आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है। तो एक हिंदुस्तानी म्यूजिक है, दूसरा कर्नाटिक म्यूजिक है। दोनों के डिफरेंस में अगर हम बात करेंगे, कर्नाटिक म्यूजिक स्पेशली आपको साउथ इंडिया में देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का फॉर्म है जो साउथ इंडिया में स्पेशली प्रैक्टिस किया जाता है लंबे समय से, चाहे वो आपका तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, या फिर नीचे श्रीलंका में भी जाओगे तो वहां पर भी आपको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ये जो है कर्नाटक म्यूजिक, ये देखने को मिल जाता है। तो कर्नाटक म्यूजिक की जब भी बात आएगी, इस बात को ध्यान में रखना दोस्तों, ये मेनली प्रेवलेंट है साउथ इंडिया के अंदर में, जबकि हिंदुस्तानी म्यूजिक है ये मेनली आपके नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट होता है। नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर इसको ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, फिर बाकी कर्नाटिक म्यूजिक की बात करते हैं तो इसके अंदर में राग यानी मेलोडीज हैं, ताल यानी रिथमिक साइकिल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन यहाँ पे होता है, इतना आसान नहीं होता है कर्नाटिक म्यूजिक। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है डिवोशनल म्यूजिक के ऊपर में, और जो ज़्यादातर गाने होते हैं कर्नाटिक म्यूजिक के अंदर में, जितने भी संगीत हैं वो ज़्यादातर तमिल, तेलुगु, संस्कृत या कन्नड़ा भाषा में आपको देखने को मिल जाते हैं। सिंपल सी बात है, साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सब लैंग्वेजेस वहाँ पे पॉपुलर हैं। फिर कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों कर्नाटक म्यूजिक को प्ले करते वक्त जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें वीणा, वायलिन, मृदंगम, फ्लूट, ये इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक म्यूजिक की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, पॉपुलर फेमस आर्टिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें यहाँ पर MS सुब्बुलक्ष्मी है, उसके अलावा सेमगुड़ी श्रीनिवासा अय्यर आपको देखने को मिलेंगे। इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इन म्यूजिक को और ज़्यादा इवॉल्व करने में, और ज़्यादा यहाँ पर एक बड़ी पहचान देने में। फिर बात आती है यहाँ पर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। ये जो म्यूजिक आया कहाँ से? ये इवॉल्व हुआ है दोस्तों एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशन से, जो यहाँ जहाँ पे कह सकते हैं वैदिक चैंट वगैरह हुआ करते थे। वैदिक चैंट से काफ़ी ज़्यादा लिंक है, रिलीजियस रिचुअल से लिंक है। भक्ति मूवमेंट आया तो भक्ति मूवमेंट से भी एसोसिएटेड है दोस्तों यहाँ पर ये सभी म्यूजिक्स, जहाँ पे हम लोग डिवोशनल पर्पस के लिए भी इस म्यूजिक को आगे परफॉर्म करते हैं। कंपैरिजन की बात करेंगे तो मैंने आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता ही दिया हिंदुस्तानी म्यूजिक और साथ ही साथ में कर्नाटिक म्यूजिक के बीच के डिफरेंस में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कर्नाटिक म्यूजिक है, इसी को हम कर्नाटिक म्यूजिक जो है साउथ इंडिया में प्रेवलेंट है। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ इंडिया में प्रेवलेंट है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में ज़्यादातर तबला, सारंगी, सितार, संतूर, इनका यूज़ किया जाता है, ये इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाते हैं। जबकि कर्नाटिक म्यूजिक को देखोगे दोस्तों तो इसमें वीणा, मृदंगम या मैंडोलिन का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इन दोनों अलग अलग फॉर्म्स के म्यूजिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं उसके बाद में और इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर में। फिर कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो कल्चरल इंपॉर्टेंस में देखोगे दोस्तों तो साउथ इंडिया के अंदर में दिसंबर में म्यूजिक फेस्टिवल होता है, मरगजी फेस्टिवल चेन्नई के अंदर में। तो यहाँ पर भी जो कर्नाटक म्यूजिक है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि कर्नाटिक म्यूजिक के लिए संगीता कलानिधि अवार्ड दिया जाता है, जिसके वजह से हम आर्टिकल का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये अवार्ड देती है मद्रास म्यूजिक एकेडमी। तो थोड़ा सा दोस्तों मद्रास म्यूजिक एकेडमी के बारे में भी बात कर लेते हैं, कुछ फैक्ट्स जैसे कि यहाँ पर ये जो अकेडमी है इसको 1972 के बाद जो ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन हुआ मद्रास में, उसके बाद यहाँ पर बनाया गया, उसके बाद एस्टेब्लिश किया गया। तो ये जो अकेडमी है ये भारत के कल्चर को हमें वापस से रिवाइव करना था। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अंग्रेजों के शासन के बाद इंडिया का कल्चर वापस से ग्रो करना है हमें, क्योंकि वो धीरे धीरे करके हमारा कल्चर खत्म कर रहे थे। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मद्रास म्यूजिक एकेडमी को दोस्तों बनाया गया। ये जो मद्रास म्यूजिक एकेडमी है इसका मेन काम क्या था कि हमारा देश का जो क्लासिकल म्यूजिक है इसको ऑनर करना, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना, क्योंकि बहुत लंबे समय से, जैसे मैंने बोला, एंशिएंट ट्रेडिशन से यहाँ पर इस म्यूजिक को लिंक किया गया है, तब से फॉलो कर रहे थे और हम चाहते थे आगे भी इसको प्रोटेक्शन किया जाए और भविष्य की जितनी भी जनरेशन होगी फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसमिट किया जाए। तो ये प्रमोशन कैसे होगा, आज हम लोग बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इनको अवार्ड मिला, और अवार्ड किसने दिया? मद्रास म्यूजिक एकेडमी ने। तो मद्रास म्यूजिक एकेडमी इस तरीके से अपना काम कर रहा है कि जिस पर्पस के लिए इसको तैयार किया गया था कि हाँ ये हमारे इस भाषा को या इस म्यूजिक को बनाए रखे आगे, उस चीज़ को यहाँ पर ये लेकर वर्क कर रहा है। फिर एट लास्ट कंक्लूजन क्या आता है? तो इस अवार्ड के बारे में बता ही चुका हूँ, कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में बता चुका हूँ, मद्रास म्यूजिक एकेडमी के बारे में बता चुका हूँ। इस आर्टिकल से
तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आते हैं और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। मज़ा आया आर्टिकल पढ़ के, हर एक चीज़ आपको पता चल गई आर्टिकल क्या है और उसका बेसिक डेटा। अब देखो अगली खबर, ये भी आज का न्यूज़पेपर में, खुद से पढ़ोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है अगर आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज नहीं है इस आर्टिकल का तो, लेकिन क्योंकि आप इस चैनल पर आए हैं तो एक एक्सपेक्टेशन लेकर आए होंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, तो उसको मैं खोने नहीं दूंगा। ये आर्टिकल में बहुत सारी डिटेल्स हैं दोस्तों। जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में 3 सबमरीन आने वाली हैं, 3 सबमरीन हम अपने नेवी को सौंपने वाले हैं 15 जनवरी तक। उनके ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं और तीनों सबमरीन दोस्तों अलग अलग प्रोजेक्ट को बिलोंग करती हैं। एक हमारी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है बख्शीर, दूसरी है प्रोजेक्ट 15B के अंदर में सूरत और तीसरी प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार की गई है नीलगिरी। तो 3 सबमरीन्स रेडी हो रही हैं। इन तीनों सबमरीन का इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है इंडियन नेवी के लिए, वो डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस आर्टिकल के अंदर में। ये आर्टिकल की जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है और आर्टिकल भी लगा दिया है। ये आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका न्यूज़ आर्टिकल और ये इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा। ज़रा सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, क्योंकि ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बहुत कम कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर मतलब टॉपिक को तो इसको यहाँ पे ध्यान में रखना। तो 3 सबमरीन्स की बात हो रही है। एक है अपना बख्शीर सबमरीन। तो बख्शीर जो सबमरीन है दोस्तों ध्यान में रखिएगा, वो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। अलग अलग क्लास की सबमरीन आती है, कलवरी क्लास सबमरीन, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है ना, ये स्कॉर्पियन क्लास को बिलोंग करती है और स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी सबमरीन है 6ठी सबमरीन। क्योंकि जो हमारे पास में अलग अलग क्लास की सबमरीन्स हैं या अलग अलग टाइप्स की सबमरीन है, तो इसमें जो हमने एक ग्रुप बना रखा है स्कॉर्पियन वाला, इस स्कॉर्पियन में हमारे पास में 6 सबमरीन्स होनी चाहिए। 6 में से हमारे पास में 5 सबमरीन्स ऑलरेडी हैं। अगर आप देखोगे तो ये लिस्ट है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। रिसेंटली जो 5वीं सबमरीन है वो चर्चा में थी, जिसका नाम INS वगैर था, समझ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कलवरी अपने पास में, खंदेरी है, करंज है, वेला है, वगीर है और फाइनली ये जो बख्शीर आखिरी सबमरीन थी, आखिरी सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास की, वो भी अब आ चुकी है। 15 जनवरी को यहाँ पर इंडियन नेवी को सौंप दी जाएगी, वो तैयार हो रही है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम की चीज़ है ये। तो बख्शीर की बात हो गई। दूसरा दोस्तों यहाँ पे हमारी जो सबमरीन है वो है सूरत। जो सूरत सबमरीन है वो प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है, क्योंकि हमने सबमरीन्स को डेवलप करने को लेकर अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये बख्शीर प्रोजेक्ट 75 के तहत लेकर आई जा रही है और सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत, और नीलगिरी वाली जो सबमरीन है ये हमारी होने वाली है, ध्यान में रखिएगा, एक लीडशिप, ठीक है, एक लीडशिप। और जो लीडशिप होगी ये फ्रीगेट होगा। जैसे बख्शीर स्कॉर्पियन क्लास की हो गई, जो सूरत है आपका वो डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर मतलब एक ऐसी सबमरीन जो यहाँ पर बड़ा धमाका कर सकती है, ठीक है, तबाही मचा सकती है, वो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रॉयर है। फिर उसके अलावा प्रोजेक्ट 17A के तहत जो नीलगिरी है वो स्टील्थ फ्रीगेट है। स्टील्थ फ्रीगेट मतलब एक ऐसा लीडरशिप आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी जो रडार की पकड़ में भी ना आए, है ना, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है स्टील। अब ये स्टेल्थ, अगर ये वाली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं होती तो रडार की पकड़ में आ जाती सबमरीन, और रडार की पकड़ में आते ही यहाँ पर उसका गेम खत्म हो जाता, दुश्मन ट्रैक कर लेता। तो रडार की पकड़ में भी ना आए, इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, जहाँ पर हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अब तीनों सबमरीन्स के बारे में एक एक करके बेसिक डेटा समझेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी भी है। अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक एक करके समझने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपन को समझना होगा ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बख्शीर के बारे में। अब बख्शीर को लेकर क्या क्या बोला जाता है, ज़रा इस बात को दोस्तों सुनिएगा। जो बख्शीर है ये 6th और फाइनल सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास सीरीज़ में। जो हमने स्कॉर्पियन का पूरा एक सीरीज़ बना रखा है उसमें ये 6ठी सबमरीन है। पहली कलवरी है, दूसरी खंदेरी है, तीसरी करंज है, चौथा वेला है, 5वीं वगीर है एंड 6ठा इज़ बख्शीर। और ये जो 6 सबमरीन हमने तैयार की हैं ये फ्रांस की मदद से तैयार की हैं, क्योंकि हमने ये जो फ्रांस का नेवल ग्रुप है, फ्रेंच नेवल डिफेंस कंपनी नेवल ग्रुप, इस नेवल ग्रुप के साथ में कोलैबोरेशन किया है। और ऐसा नहीं है फ्रांस से बनवाया है, फ्रांस से बस खाली हमने टेक्नोलॉजी मांगी है कि भाई सबमरीन बनेगी कैसे, ज़रा इसकी टेक्नोलॉजी हमें दे दो। हमने इसके टेक्नोलॉजी को लेकर अग्रीमेंट किया और इसी अग्रीमेंट के आधार पर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमने किया है, बस टेक्नोलॉजी ली है, ठीक है। तो ये जो वेसल्स है कहाँ पे बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के अंदर में, ठीक है। और ये इंडिया का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव भी है कि हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को मजबूत करना है, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भर भारत की तरफ जाना है, सेल्फ रिलायंट बनना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि भारत ने यहाँ पर ये उठाया और सबमरीन्स को खुद बनाया। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हमने टेक्नोलॉजी फिर भी ली है फ्रेंच नेवल ग्रुप से। अब ये जो सबमरीन तैयार हुई है इसका इंपॉर्टेंस इंडियन नेवी के लिए क्या होगा,
देखिए वर्कशीर क्या करने वाला है, भारत की जो क्षमता है उसको बढ़ाने वाला है। सिंपल सी बात है, नेवी की ताकत बढ़ेगी, हमें इंडियन ओशन रीजन के अंदर में प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इंडियन ओशन रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसको रोकना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर, क्योंकि एक ऐसा ओशन है ये इंडियन ओशन रीजन, अकेला एक ऐसा समुद्र पूरे दुनिया में, वैसे बहुत सारे समुद्र है, अटलांटिक हो गया, आर्कटिक हो गया, बट एक ऐसा ओशन जो किसी देश के नाम पे है वो है इंडियन ओशन। प्राउड मोमेंट वाली बात। भारत का एक बहुत बड़ा दबदबा है इंडियन ओशन में, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया। तो हमें ऑब्वियस सी बात है एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, मजबूती चाहिए, दबदबा और ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाना होगा इंडियन ओशन के ऊपर में, ताकि जो आसपास के देश हमारे लिए थ्रेट पैदा करेंगे उसको हम तुरंत काउंटर कर सकें। समझ रहे हैं? तो इसलिए भी ज़रूरी है ये सबमरीन्स। और जो स्कॉर्पियन क्लास वाली सबमरीन है जिसमें वर्कशीर भी शामिल हो चुका है करंट समय पर, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं? तो दोस्तों सबसे पहले ये स्टेल्थ का रोल प्ले करेगा। मैं आपको बता ही चुका हूँ स्टेल्थ मतलब क्या है, कि दुश्मन के रडार की पकड़ में ये सबमरीन्स नहीं आएंगी। दूसरा, यहाँ पर गहराई से ऑपरेट कर सकते हैं, बहुत सारी निगरानी रख सकती हैं, सर्विलांस के लिए यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है इनको। कई बार यहाँ पर कह सकते हैं कोई ऑपरेशन चलाना हो तो उसके लिए भी यहाँ पे ये सबमरीन का उपयोग किया जा सकता है। इसमें एडवांस कॉम्बैट सिस्टम लगाया गया है ना। इसमें जैसे मैंने बोला कि वेपन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, टॉर्पीडो है सबमरीन के अंदर, जो मिसाइल यूज़ होती है वो टॉर्पीडो कहलाती है। ये दुश्मन के जहाज़ को यहाँ पे उड़ाने के लिए टॉर्पीडोज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इन सबमरीन्स के अंदर में एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। जो दुश्मन की सबमरीन को भी यहाँ पर, मान लो सामने दुश्मन की सबमरीन ना कहिए, उसको उड़ा सके, या कुछ और यहाँ पर कह सकते हैं जहाज़ वगैरह उड़ाने हैं तो उसको भी यहाँ पर उड़ा सकता है ये सबमरीन। ये ताकत इसके अंदर में प्रेजेंट है। फिर बात आती है एंड्योरेंस की। तो हमारा मेन पर्पज़ यही है कि इंडियन ओशन रीजन में हम अपने मिशंस को और ज़्यादा मजबूती से चला सकें। इसलिए वर्कशीर भी अब हमारी स्कॉर्पियन क्लास का जो आखिरी छठा सबमरीन है वो भी शामिल हो रहा है, लेकिन फ्रांस की मदद से बनाया है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंस यह है कि हमने बनाया खुद है, भले ही टेक्नोलॉजी ली हो, तो प्रोडक्शन के मामले में या मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया का एक दबदबा रहने वाला है। ठीक है। फिर दूसरी जो यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंट वो है सबमरीन, वो क्या है? वो है हमारी सूरत और नीलगिरी। ठीक है। दो प्रोजेक्ट 15B के तहत जो स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है सूरत, उसको तैयार किया गया है। स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर बेसिकली क्या है? भारत का एक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के साथ में आने वाला, एडवांस रडार के साथ में आने वाला, यहाँ पर एक ऐसा आप कह सकते हैं कि ताकत भरा हमको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसके माध्यम से हम बड़े बड़े मिशंस को यहाँ पर कंडक्ट कर पाएंगे। तो हाई एंड नेवल कॉम्बैट होने वाला है, जिसका मेन फोकस यहाँ पर क्या होगा कि हमारा कह सकते हैं कि जो वेपन सिस्टम है उसको और ज़्यादा एडवांस लेवल पर लेकर जाएं। ठीक है। और अगर दुश्मन का रडार है तो अगेन उससे भी यहाँ पर हमारा ये स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर बच सकता है। फिर तीसरा है 17A के अंदर में स्टेल्थ फ्रिगेट। ये भी एक मल्टीपर्पज़ वेसल देखने को मिलेगा, एक ऐसा जहाज़ आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें अगेन एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। ये भी रडार की पकड़ में नहीं आएगा, कुछ और फीचर्स ऐड करे गए हैं, है ना। इसमें एंटी सबमरीन सिस्टम भी है, एंटी एयर ऑपरेशंस भी है, तो दुश्मन की सबमरीन ख़त्म करनी हो वो भी ख़त्म कर सकता है। उसके अलावा हवा में कोई आसपास की चीज़ जा रही हो, कोई थ्रेट आ रहा हो, उसको ख़त्म करना हो तो उसको भी ख़त्म करने की ताकत रखता है। प्रोजेक्ट 17A के तहत जो स्टेल्थ फ्रिगेट तैयार किया गया है स्पेशली, हम उसकी बात कर रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। तो एक पर्टिकुलर सबमरीन हो गया, दो इंपॉर्टेंट जहाज़ हो गए, ये जहाज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे आते हैं उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इशू पर। हाँ, एक दो बातें और सुनिएगा। वो यहाँ पर यह है कि जैसे मैं बार बार ना, जो जहाज़ है स्टेल्थ फ्रिगेट है या डिस्ट्रॉयर है, मैं बार बार यहाँ पे सबमरीन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको करेक्ट कर लेना। बार बार मैं यहाँ पे सबमरीन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा ना तो बार बार अभी मैंने देखा कि मैं यार सबमरीन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैंने सबमरीन वर्ड यूज़ किया हो। आज पता नहीं क्या हो रहा है, इवन कल शाम से हो रहा है। शायद वीडियो की शुरुआत में भी मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, 2024 और 2025 लग चुका है। खैर चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी 2025 बोलने की भी। तो यहाँ पे हमारी सबमरीन हो गई एक, जो नेवी के पास में आने वाली है। दो जहाज़ हो गए, एक जहाज़ जो सूरत है, दूसरा यहाँ पे अपना नीलगिरी है। सूरत जो है वो डिस्ट्रॉयर है। आपको पता है 3 प्रकार के जहाज़ हमारे पास में होते हैं, लड़ाकू जहाज़, वॉरशिप जिसको बोलते हैं। पहला होता है यहाँ पर हमारा कॉर्वेट, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पर हमारा फ्रीगेट, और तीसरा होता है हमारा यहाँ पर डिस्ट्रॉयर। जो कॉर्वेट होता है वो यहाँ पे सबसे छोटा जहाज़ होता है, लेकिन लड़ाकू जहाज़ होता है तो बड़े बड़े हमले कर सकता है। फ्रीगेट कॉर्वेट से छोटा होता है, सॉरी कॉर्वेट से बड़ा होता है, और डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है, मीडियम वाला साइज़ वाला होता है। डिस्ट्रॉयर साइज़ में बड़ा होता है, धमाकेदार हमले भी कर सकता है, तो इसके अंदर में जो ताकत है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बात दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ज़रूरी है।
और इवन आर्टिकल में ये भी बोला जा रहा है कि जो एविएशन फैसिलिटीज़ है, चाहे वो हमारा नीलगिरी हो, चाहे वो हमारा यहाँ पर सूरत ही क्यों ना हो, ठीक है, तो नीलगिरी और सूरत ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, अलग अलग हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें आपका चेतक हो गया, ध्रुव हो गया, सी किंग हो गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ और नए ऑपरेशंस हो गए वो चलाने हैं, तो वो सब यहाँ पर कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर ट्रावर्सिंग सिस्टम भी आपको इसके अंदर में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये जो शिप्स आपके सामने देखने को मिल जाएंगी, इसके अंदर में कुछ और इंपॉर्टेंट एकोमोडेशंस भी यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो ध्यान में रखिएगा। एक तो अपनी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हो गई, वगशीर सबमरीन के साथ साथ दो इंपॉर्टेंट जहाज़ हो गए, एक अपना सूरत हो गया और दूसरा यहाँ पर अपना नीलगिरी वाला जहाज़ हो गया। सूरत डिस्ट्रॉयर है, नीलगिरी जो है ये फ्रीगेट है। डिस्ट्रॉयर फ्रीगेट के बीच में फ़र्क क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर बेसिक फैक्ट्स आपके सामने ये हैं, प्रोजेक्ट के बारे में जो भी बात हो रही है सब प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दी हैं, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों अगली न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। देखिए मैं आपको अगला आर्टिकल पढ़ाऊँ, लेकिन उससे पहले एक बात और बताता हूँ। आज के हमारे न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल भी प्रेजेंट है, तो ये जो एडिटोरियल है वैसे एक लौता एडिटोरियल है जो काम का है, वैसे ज़्यादा आर्टिकल प्रेजेंट नहीं है, मतलब ज़्यादा एडिटोरियल काम के नहीं है। अब एक लौता एडिटोरियल काम का है, लेकिन ये एडिटोरियल में पढ़ा चुका हूँ, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता था, अगर आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने एडिटोरियल डिस्कस नहीं किया है आज, तो ये वाला आर्टिकल मैं डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन डिस्कशन ना करने के पीछे का रीज़न यहाँ पर यही है कि ये डिस्कशन हो चुका है, बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ, बाकी का टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको पढ़ना है ये आर्टिकल या एडिटोरियल ये वाला समझना है तो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, ज़रा मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिएगा, मैंने 14 नवंबर का ये वीडियो बनाया है, 14 नवंबर 2024। करना क्या है, यूट्यूब पर जाना, लिखना 14 नवंबर 2024 द हिंदू और बाय दीपा यादव एजुकेशन लिख देना, ये थंबनेल मिलेगा और इस वाले वीडियो में चले जाना। इस वाले वीडियो में थोड़ा सा आगे जाओगे आपको ये वाला पूरा एडिटोरियल मिल जाएगा। ये आर्टिकल डिस्कस क्या है, डिलिमिटेशन को लेकर क्या समस्या है करंट समय पर, पॉपुलेशन और डिलिमिटेशन का एक कनेक्शन क्या है, पॉपुलेशन जो आज के समय पर नॉर्थ इंडिया में बढ़ रही है उसकी वजह से साउथ इंडिया को क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्पेशली डिलिमिटेशन के मामले में, ये सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया। परिसीमन के बारे में समझाया गया, पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने डिस्कस किया है। प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है 14 नवंबर का वीडियो देखिएगा और वहाँ से इसको कवर कर लीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो एक और एडिटोरियल है, क्योंकि द हिंदू में एक ही एडिटोरियल काम का था, कम से कम 2-3 एडिटोरियल तो रोज डिस्कस करने चाहिए जिससे आपको ओपिनियन बिल्टअप हो सके, मेंस क्वेश्चन लिख सके। जो दूसरा एडिटोरियल है दोस्तों वो मुझे इंडियन एक्सप्रेस में मिला, और इंडियन एक्सप्रेस में जब मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा शानदार लगा, बहुत ज़्यादा काम का लगा। ये आप देख पाएंगे यहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का खुद का स्टेटमेंट है, खुद का डेटा है, जहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि जो डिफेंस एक्सपोर्ट है दोस्तों वो 2000 करोड़ से बढ़कर 21,000 करोड़ तक जा चुका है 2024 में। हमारा मेन टारगेट है कि साल 2029 तक यानी 2029 तक हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ तक लेकर जाएं। तो ये एडिटोरियल दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको पढ़ना कैसे है चलिए मैं आपको उसके बारे में कुछ डिटेल शेयर करता हूँ। और मेंस का क्वेश्चन भी मैं इसी आर्टिकल के आधार पे देने वाला हूँ। अब ये डिलिमिटेशन वगैरह हम ऑलरेडी डिस्कस करते रहते हैं, डिस्कशन पहले भी हुआ है, ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा काम का है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ है कि मैं आपको फालतू की चीज़ों पर ना लेकर जाकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करवाऊँ। तो जब बात होती है इंडिया के डिफेंस सेक्टर के बारे में, तो आर्टिकल में यह मेंशन किया है भारत का डिफेंस सेक्टर पिछले कुछ समय पर तेजी से जो ग्रोथ है उसको यहां पर अचीव कर चुका है। 20% की यहां पर आप कह सकते हो एक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ इंडिया को देखने को मिली है। फिर ये जो ग्रोथ हुई है इंडिया की डिफेंस सेक्टर में, जब मैं बात करता हूं डिफेंस सेक्टर में तो बेसिकली यहां पे हमने बहुत सारे हथियार खुद से मैन्युफैक्चर किए हैं, खुद से बनाए हैं, और बहुत सारे हथियार अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट किए हैं। और बहुत सारी कंट्रीज़ ने दोस्तों इंडिया के डिफरेंट वेपन्स के अंदर में अपना इंटरेस्ट भी दिखाया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है हमने फिलीपींस को बेचा, ऐसे ढेरों मिसाइल, पिनाक का सिस्टम दोस्तों यहाँ पे हम लोग यहाँ पर बेचा है ना, आर्मेनिया को। तो बहुत सारे देशों ने सामान खरीदा है डिफेंस आइटम। तो एक समय ऐसा हुआ करता था जब इंडिया केवल और केवल इन डिफेंस आइटम्स को इंपोर्ट किया करता था, बट अभी के समय पर समय बदल चुका है और आज दोस्तों भारत बहुत सारा डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट करता है, खुद से बनाता भी है। तो वही बोला जा रहा है कि हाँ डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ इंडिया की धीरे धीरे करके एक्सपैंड हुई है, बड़ी है। हालांकि बहुत सारी इसमें चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि ये एडिटोरियल क्या करता है, क्योंकि खुद यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर ने इस एडिटोरियल को लिखा है। तो डिफेंस सेक्टर में दोस्तों कुछ चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस के साथ साथ यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ भी हैं, और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ हमें आगे क्या करना है वो बताया गया है ना। इसमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट बताऊंगा, इसके फायदे क्या हैं, इसमें चिंता क्या है, सरकार ने क्या एक्शन लिए हैं और आगे सुधार क्या कर सकते हैं। ये 4 से 5 पॉइंट्स कवर करने होंगे। चलिए फिर
ग्रोथ कितनी हुई है ये पता चल गया ना, कि भाई हाँ 20% की जो यहाँ पर ग्रोथ है ये प्रोजेक्शन की जा रही है कि हाँ आने वाले समय पर हम इस तरीके की ग्रोथ लेकर चलने वाले हैं। और ये बात खुद रिपोर्ट्स ने, एक रिपोर्ट आती है केयर एज रेटिंग रिपोर्ट, इसने खुद यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की हैं, क्योंकि भारत की जो ग्रोथ है वो पहले भी अच्छी खासी देखने को मिली है, इसी के आधार पर ये बड़ा स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अब अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है मतलब क्या है, चलिए थोड़ा सा ये बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स देखते हैं तो पहले बात करना होगा बजट एलोकेशन के बारे में। भारत का जो डिफेंस बजट है दोस्तों वो लगभग 1.90% से लेकर 2.8% ऑफ द जीडीपी है, यानी हमारे देश की जो टोटल जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है, उसका 1.90 से लेकर 2.8% के आसपास हम अपने डिफेंस बजट के ऊपर खर्च करते हैं देश के डिफेंस को मजबूत करने के लिए। और 2024-25 के अंदर में भारत ने 6.22 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्चे हैं, ये रुपीस में है, तो 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा यहाँ पर अलोकेट किया गया है स्पेशली डिफेंस सेक्टर में, जहाँ पे सरकार का मेन फोकस है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा तो देश की जो सुरक्षा है वो भी यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आएगी। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है वो है अपनी इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग। इस मैन्युफैक्चरिंग में हमने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। तो इंडिया धीरे धीरे करके क्या कर चुका है, अभी के समय पर एक एक्सपोर्टर बनता चले जा रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग भारत में की है, बहुत सारे वेपन्स खुद से डेवलप किए हैं इंडिया के अंदर में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट यहाँ पे जो हमारे राइटर है उन्होंने शेयर किया है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है दोस्तों वो ऑलरेडी 28% की ग्रोथ को देख चुका है पिछले 6 सालों में, और आगे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 19% की ग्रोथ और होगी 2029 तक। तो जो एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो है, कहने का मतलब है जो हमने ये 28% का एक्सपोर्ट गेन किया है, ये सब कैसे हुआ, तो ये सब दोस्तों यहाँ पर हो पाया है क्योंकि हमने बहुत सारे एयरक्राफ्ट, अपने नेवल सिस्टम, मिसाइल टेक्नोलॉजी और दूसरे और भी मिलिट्री हार्डवेयर्स को हमने बेचा है अलग अलग देशों को, ठीक है, उनको यहाँ पर बेचा है, उन्होंने हमसे खरीदा है, एक्सपोर्ट किया है हमने, तो इस वजह से ये हमारी ग्रोथ हुई है। बाकी जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में जो इंडिया का टोटल टारगेट है 2028-29 तक वो है 5,000 करोड़ रुपए का डिफेंस आइटम एक्सपोर्ट करना, ये हमारा मेन टारगेट है। और अभी 2023-24 में अगर देखेंगे करंट डेटा, क्योंकि अभी 2024 से 25 का डेटा रिलीज होना शुरू होगा, है ना, सिंपल सी बात है, अभी डेटा आएगा। अभी लास्ट ईयर का डेटा देखेंगे तो लगभग अगर आप देख सकते हैं 21,000 करोड़ रुपए का हथियार हम लोगों ने बेचा है, एक्सपोर्ट किया है। और ये 21,000 रुपए का जब हथियार हमने एक्सपोर्ट किया तो बेसिकली यहाँ पर 32% की ग्रोथ नजर आ रही है उससे पहले वाले साल में, यानी 2023-24 से पिछला जो साल था उसके कंपैरिजन में 2023-24 में लगभग 32% की ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, हाँ बिल्कुल डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमारे धीरे धीरे करके ग्रो हो रहे हैं, लेकिन डिफेंस एक्सपोर्ट ग्रो हुए हैं उसके पीछे का यहाँ पर एक और रीजन हो सकता है, वो है दोस्तों हमारा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन। जो प्राइवेट कंपनीज हैं इन्होंने अपना योगदान दिया है, लेकिन जिस लेवल पर हम योगदान चाहते थे उस लेवल पर नहीं दिया है, पार्टिसिपेशन अभी भी कम है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आप कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर ने 60% का कंट्रीब्यूशन दिया है डिफेंस एक्सपोर्ट्स में। 60% फिर भी प्राइवेट कंपनीज ने ही यहाँ पर बेचा है सामान, और 40% जो यहाँ पर कह सकते हैं सपोर्ट मिला है वो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की साइड से मिला है। फिर डिफेंस प्रोडक्शन में जो हमारी ग्रोथ हुई है पिछले कुछ समय पर, जैसे मैंने बोला 74,000 करोड़ से बढ़कर ये 1 लाख करोड़ को पहुंची थी लगभग 2022-23 में। फिर अब धीरे धीरे करके यहाँ पर ये ग्रोथ इतनी हो चुकी है कि अब हमारा टारगेट है और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करना। अभी यहाँ पर 21,000 करोड़ रुपए का दोस्तों यहाँ पर एक्सपोर्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। ये एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो हमने लाखों करोड़ की बात की है, प्रोडक्शन की बात की है, तो हम लोग यहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़ा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाँ ये सब डेटा हमें यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं डिफेंस प्रोडक्शन की ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ हुई है तो इसके दोस्तों बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, बहुत सारे फायदे भी आपको नजर आएंगे। सबसे पहला फायदा है सेल्फ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। सिंपल सी बात है यार, जब हमारा डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा तो इससे क्या दर्शाया जाएगा, देश की सुरक्षा को हम मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान जैसे देश हैं, इसमें बांग्लादेश भी ऐड कर दो, ऐसा देश में यहाँ पे प्रेजेंट है जिनके साथ में संबंध अच्छे नहीं है ना, और उसके साथ में एक डिस्प्यूट बना रहता है, डर बना रहता है, एक वॉर का, 2 फ्रंट वॉर का डर बना रहेगा, ठीक है, कि हाँ चाइना पाकिस्तान इधर और उधर से यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ वैसे देखने को मिल जाती हैं। हम यही चाहेंगे ऐसा कुछ हो ना, तो हमें तैयार तो रहना पड़ेगा ना। तो डिफेंस के अंदर में इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला एडवांटेज यह है डिफेंस प्रोडक्शन का। दूसरा एडवांटेज क्या है, स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। भाई आज हम देख पा रहे हैं कि हमें या दूसरे देश
हर एक देश यही कोशिश कर रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ चुके हैं। वेस्टर्न कंट्रीज अलग हो चुकी हैं, रशिया अलग चल रहा है ना। फिर उसके बाद बीच में इसराइल आ जाता है, मिडिल ईस्ट के अंदर में येमेन आ जाता है, कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स बना हुआ है, ईरान प्रेजेंट है। तो इस मामले में डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करने की खुद की क्षमता होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा रोल है कि यहाँ डिफेंस प्रोडक्शन में इंडिया को दोस्तों यहाँ पर यह अवसर मिल गया। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात आती है। जो भी टेक्नोलॉजीज आपको डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल जाती हैं, है ना, उसमें एडवांसमेंट करना ज़रूरी है, और ये इंडिया कर पाया है क्योंकि हमने बहुत सारे इनोवेशंस करे हैं। तो इससे बहुत सारा कह सकते हैं सेक्टर बूस्ट होते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात, लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर खोली जाएंगी, तभी तो ये डिफेंस सेक्टर में आइटम्स को बनाया जाएगा। तो बनाने के लिए लोगों को चाहिए होंगे, लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। तो इससे दोस्तों एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हमको देखने को मिल जाता है। फिर बात आती है यहाँ पर इकोनॉमिक ड्रेन की, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो 60% के आसपास केवल हम इंपोर्ट्स के ऊपर में खर्च करते हैं। जो सामान केवल हम मंगा रहे हैं, 60% हम ऐसा खर्च कर रहे हैं पैसा। मतलब हम लोग लाखों करोड़ रुपए का बजट डिफाइन करते हैं हर साल, और लाखों करोड़ रुपए बाहर अलग अलग देशों को दे देते हैं सामान खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए। तो दोस्तों अगर इस चीज़ को कम करना है तो हमें अपना खुद का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो खुद के प्रोडक्शन बढ़ाने से यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बाकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि जैसे जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेंगे, नई नई नौकरियां जनरेट होंगी, लोगों को यहाँ पर नए नए अवसर मिलेंगे काम करने के। लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। तो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा कि आज भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर में कौन कौन सी चिंता का विषय है और कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने हैं, जिसको अगर हम अच्छी तरीके से डील कर लें तो आगे भविष्य में दोस्तों अपने डिफेंस सेक्टर को और तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो जब बात आती है कंसर्न्स और चैलेंजेस की, तो सबसे पहला यहां पर कह सकते हैं चिंता है, वो क्या है, नैरो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट है डिफेंस सेक्टर में, जो प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट है वो अभी भी थोड़ा सा कम है, या कह सकते हैं प्रॉपर फ्रेमवर्क में नहीं है, या फिर कह सकते हैं सबसे बड़ा इशू नए इनोवेशंस नहीं हो पा रहे हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर का अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं होगा, इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दोगे, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर में रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई कर दोगे, बहुत ज़्यादा सख्ती बना के रख दोगे यहाँ पे अगर डिफेंस कंपनीज़ के ऊपर में, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, तो इससे नए आविष्कार नहीं हो पाएंगे, नए डिज़ाइंस आपके पास में नहीं आ पाएंगे। तो पहली समस्या हमारे सामने यह है। दूसरी समस्या है लैक ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। इंडिया का खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर डिज़ाइन की बहुत सारी कमी है। हम आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं, तो इस वजह से नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाते। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करना ज़रूरी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर समस्या आती है कोऑर्डिनेशन इशू को लेकर, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और एक है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, ये दो अलग अलग बॉडीज़ हैं, है ना। अब दोनों बॉडीज़ यहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को संभालने का काम करती हैं। तो मंत्रालय के बीच में कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाता, आपस में ही डिस्प्यूट बना रहता है। तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा तो भाई डिफेंस सेक्टर क्या खा ग्रो करेगा। यहाँ पर भी एक समस्या आएगी कि कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना मिनिस्ट्रीज के बीच में, मंत्रालय के बीच में इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे बात आती है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में, ठीक है, यानी कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं डिफेंस सेक्टर को ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पर उठाया गया है दोस्तों, वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स। इंडिया का जो डिफेंस मार्ट है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया है, और सभी कंपनीज को यह बोला गया है कि आप अपने एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई सामान एक्सपोर्ट करना है, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं, है ना। और सामान यानी ये जो हथियार जब आप बनाते हैं तो इसको एक्सपोर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, आसान कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट में पहला इनिशिएटिव ये हो गया। सेकेंड इनिशिएटिव क्या है, प्रमोशन ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स। ये जो पर्टिकुलर स्कीम है दोस्तों, ये क्या बात करती है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की एक स्कीम है जिसका नाम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट। ये एक फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, पैसों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है इंटरनेशनल डिफेंस कंपनीज को। एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं, मार्केटिंग करते हैं हम इंडियन प्रोडक्ट्स की। तो ये भी एक स्कीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से इंडिया के जो डिफेंस आइटम्स है वो बिकते हैं या एक्सपोर्ट हो पाते हैं। फिर थर्ड स्कीम जो गवर्नमेंट की है वो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम। इसमें हमारा मेन पर्पज़ क्या है, सरकार का मेन पर्पज़ यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास में प्रेजेंट है, हमारे देश में जितने भी डिफेंस सेक्टर हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, उसको मॉडर्नाइज करने का, उसको नया करने का मेन पर्पज़ दोस्तों यहाँ पर इस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम का होता है। ये स्कीम बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करता है। फिर बात आती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल की।
तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को भी दोस्तों यहाँ पर इसलिए लेकर आया गया है ताकि हम क्या कर सकें, अपने देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकें। ये कैसे करेंगे? इस पार्टनरशिप के अंदर में सरकार का मेन पर्पस यह है कि बाहर विदेश की जो कंपनीज हैं उनके साथ में पार्टनरशिप किया जाए, जिससे इंडिया को बाहर की टेक्नोलॉजी मिलेगी। जैसे अभी हमने फ्रांस के साथ में पार्टिसिपेट किया, जिससे फ्रांस टेक्नोलॉजी ली, उसके बाद यहाँ पे सबमरीन्स को बनाया। तो इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी आएगी हमारे पास में, उससे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट स्कीम है। फिर हमने एफडीआई को भी अलाउ कर रखा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जब बात करते हैं एफडीआई की, ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर से जो देशों का निवेश आता है, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है, उसके लिए हमने रास्ते खोल रखे हैं। क्योंकि आपको पता है इंडिया जो इन्वेस्टमेंट लेता है बाहर अलग अलग कंट्री से, वो दो रास्तों के जरिए लेता है। एक होता है आपका ऑटोमेटिक रूट और दूसरा होता है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट में जब भी कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट करेगा भारत के अंदर में, तो उसको भारत की इतनी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल की ज़रूरत है, ना ही केंद्र सरकार के अप्रूवल की ज़रूरत है। लेकिन जब वो सरकारी रास्ते के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होता है और कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट अप्लाई करती है, उस कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, उसी के बाद इन्वेस्टमेंट होता है। तो सरकार ने दोस्तों अगर आप देखोगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 74% ऑटोमेटिक रूट के जरिए रास्ता खोल रखा है और 100% गवर्नमेंट रूट के जरिए खोल रखा है, ताकि बाहर की कंपनीज अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं भारत में, इन दो रास्ते के जरिए कर सकती हैं। फिर डिफेंस के मामले में इंडिया को और ग्रो करने के लिए हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हैं। आपको पता है 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार करे गए हैं तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अंदर में, जिसका मेन पर्पज है इसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, जितने इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, है ना, वो सब यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाए। तो ये हमने इस तरीके से रेडी किया है, ऐसे यूनिट्स बनाए हैं। फिर लास्ट में यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उनका एक सोल्यूशन है। आगे हमें क्या करना चाहिए, हमें ग्रीन चैनल स्टेटस पॉलिसी के ऊपर फोकस करना है। जो ये पॉलिसी है इसका मेन पर्पस क्या है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना, है ना। जो हमारा डिफेंस प्रोडक्शन हो रहा है देश के अंदर में, इसमें और भी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना, जिससे नए नए इनोवेशंस हो सकें और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर में जो ये हमने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो होल्ड करके रखा है, ज़्यादा रेगुलेशन, ज़्यादा नियम वगैरह रख रखे हैं, उसको थोड़ा सा हमें ईजी करना होगा। दूसरा डिफेंस टेक स्टार्टअप्स की यहाँ पे बात हो रही है। इंडिया अगर आप देखोगे तो लगभग 194 डिफेंस टेक स्टार्टअप्स देख रहा है। कहने का मतलब इतनी कंपनियां दोस्तों हमारे पास में प्रेजेंट है, जो अभी नई नई उतरी हैं डिफेंस सेक्टर में, जो नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आ सकती हैं, देश की डिफेंस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकती हैं। तो हमें उनको सपोर्ट करना होगा। तीसरा है फोकस ऑन आत्मनिर्भर भारत। सरकार का मेन फोकस होना चाहिए कि हम सेल्फ रिलायंट इंडिया के ऊपर फोकस करें, जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको भारत में और तेज़ी से बढ़ाएं। जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सब यहाँ पे हम लगा सकते हैं। फिर लास्ट में आता है ग्लोबल एक्सेप्टेंस। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है, ये धीरे धीरे करके यहाँ पर कह सकते हैं दुनिया में भारत को एक बहुत ज़्यादा मजबूत कंट्री बनाता हुआ नजर आएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये हैं कुछ बेसिक डेटा जहाँ से एग्जामिनेशन में आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा, है ना। और किस तरीके से बनेगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। इससे पहले जो डी लिमिटेशन वाला एडिटोरियल है वो डिस्कस कर चुके हैं, उस पर आप सभी लोग ऑलरेडी मेंस का क्वेश्चन लिख चुके हैं। अब आज मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका उत्तर सभी लोगों को लिखना है, और एक मेंस के आंसर को अटेम्प्ट किस तरीके से किया जाता है, वो तरीका, वो स्टेप्स भी दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूं। तो आज का क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो तेजी से एक बड़ी ग्रोथ को विटनेस कर रहा है, बड़ी ग्रोथ को देख रहा है, जो सही बात है। और ठीक है, इसमें यहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खुद से हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हो रहे हैं हमारे देश में। और इस स्टेटमेंट को देखते हुए यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि हमारे पास में चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन थोड़ा लिमिटेड है और टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत गैप है। आज हमारे पास में नई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए आपने एग्जामिन करना है कि आखिरकार वो कौन कौन सी चीज़ें हैं या वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो भारत के डिफेंस सेक्टर के रास्ते में अड़ रही हैं। ठीक है, भारत की डिफेंस ग्रोथ के रास्ते में अड़ रही हैं, तो वो चैलेंजेस के बारे में बताना है। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब एक अच्छा सा उत्तर आप लिख सकते हैं। एक बार मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में रीड कर देता हूँ, ताकि हिंदी माध्यम वाला एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन बोलता है, भारत के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जा रही है, जो स्वदेशी विनिर्माण,
रक्षा निर्यात और तकनीकी प्रगति से प्रेरित है। हालांकि निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी और तकनीकी अंतराल जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत के रक्षा क्षेत्र के विकास में प्रमुख कारकों और चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। 15 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होने वाला है, तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। बाकी आते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ कि किस तरीके से आपने यहाँ पर इसका उत्तर लिखना होगा। सबसे पहले जब आप इसका आंसर लिखने बैठोगे तो इंट्रोडक्शन देंगे, है ना, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करोगे, लेकिन हेडिंग मत लिखना, थोड़ा सा ये समझाना डिफेंस सेक्टर के बारे में कि भाई एक मजबूत डिफेंस सेक्टर होना कितना ज़रूरी है, स्पेशली भारत के लिए, है ना, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबल पोजीशन पे बने रहने के लिए ये सेक्टर कितना ज़रूरी है। और इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ फेस की है, तो पहले तो आप इतना इंट्रोड्यूस कर देंगे, फिर आप समझाएंगे कि हाँ कि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है इसको ग्रो करने में कौन कौन से की ड्राइवर्स हैं आज के। तो हमने खुद की मैन्युफैक्चरिंग करी है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद आप चैलेंजेस बताएंगे कि हाँ भाई चुनौतियां कौन कौन सी हमारे सामने आ रही हैं। तो चुनौतियां आप बताएंगे, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन में क्या चुनौतियां हैं, नई डिज़ाइंस नहीं बन पा रही हैं, टेक्नोलॉजी गैप को लेकर क्या इशू है क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है मिनिस्ट्रीज़ के बीच में, फिर ऐसे चैलेंजेस मैंशन करने हैं। लास्ट में आपने एक कंक्लूजन मैंशन करना होगा, एक अपना खुद से अपना ओपिनियन शेयर करना होगा, जहाँ पे बताना होगा कि भाई ये चैलेंजेस को निपटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें नए नए आविष्कार करने हैं अपने डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर में, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से कैसे आंसर लिखना है ये पता चल चुका है। एक बढ़िया सा आंसर दोस्तों आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको 250 शब्दों में मैक्सिमम 250 शब्दों में लिखना होगा, जो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 250 शब्दों को लेकर मैंने अच्छा खासा डिटेल्स आपको दे दिया है। इस तरीके से हेडिंग लिख सकते हैं, एक दो फ्लो चार्ट्स मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग के प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा बेटर करेगा बाकी सारे के कंपैरिजन में। ठीक, चलिए फिर अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगली जो खबर है दोस्तों हमारी जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सी ऑटर्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। सी ऑटर बेसिकली ये वाला एनिमल आपको देखने को मिलेगा जो फोटो में नजर आ रहा है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है स्पीशीज़ को लेकर। कितने स्पीशीज़ पिछले कुछ समय पर पूछे जा चुके हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो जो सी ऑटर्स होते हैं और इनका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम के मैनेजमेंट को लेकर, वो इंपॉर्टेंट रोल क्या है वो भी समझेंगे। देखिए, सी ऑटर का एक साइंटिफिक नेम होता है, एक सेकेंड रुको, साइंटिफिक नेम होता है जिसका नाम है एनहाइड्रा ल्यूट्रस। ये काफ़ी ज़रूरी है अगर हमारे एनवायरमेंट के अंदर में चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, तो ये सी ऑटर दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और आज यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो सी ऑटर्स इन्होंने पिछले कुछ समय पर जो ग्रीन क्रैब्स होते हैं, केकड़े जो होते हैं, ये ग्रीन क्रैब ना एक एलियन इन्वेजिव स्पीशी है जो बहुत खतरनाक होती है हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो इन ग्रीन क्रैब्स को खाने का काम करता है सी ऑटर। तो सी ऑटर ने क्या किया, इन ग्रीन क्रैब्स की पॉपुलेशन को रोक लिया, है ना, और ये ग्रीन क्रैब्स की पॉपुलेशन रोकने की वजह से एनवायरमेंट को बचा लिया। इसलिए तो बोला जा रहा है कि एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं सी ऑटर्स। एनवायरमेंट को कैसे बचाया, क्योंकि दोस्तों जो ये हरे कलर के केकड़े होते हैं ये घास वगैरह खा जाते हैं, स्पेशली समुद्र के नीचे जो सी ग्रास प्रेजेंट है उसको पूरी तरह से सफाचट कर देते हैं। तो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है, और ऐसा कैलिफोर्निया ने इस खतरे को फेस किया, लेकिन सी ऑटर्स दोस्तों उसका उपाय निकल कर आया कि ये ग्रीन क्रैब को खा के ख़त्म कर देंगे और सी ऑटर्स यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन कर पाएगा। ठीक है, तो इनका जो डाइट वगैरह है वो इसी तरीके से होता है। ये ज़्यादातर जो कह सकते हैं कि जितने भी हर्बीवोर एक्वेटिक एनिमल्स है, जिसमें सी अर्चिन्स हो गया, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले एक्वेटिक एनिमल्स जो पेड़ पौधे ज़्यादा खाते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये फोटो देखोगे, ये क्रैब है, ये समुद्र के अंदर जितनी भी घासें हैं उसको खा के ख़त्म कर देता है। तो ऐसे कह सकते हैं दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखने का काम यहाँ पर सी ऑटर का है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सी ऑटर। अब आगे की बात सुनिए, मैं आपको बता दूं यूपीएससी ने प्रीलिम्स के तौर पर ऐसे बहुत सारी स्पीशीज़ को लेकर क्वेश्चन पूछे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2024 यानी लास्ट ईयर का प्रीलिम्स के पेपर में ओरेंगुटन को लेकर यहाँ पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा गया था, याद है। ऑटर को लेकर पूछा गया था, सी हॉर्सेस को लेकर पूछा गया था, अर्थवॉर्म को लेकर पूछा गया था, है ना। फिर उसके बाद सीलोन, फ्रैगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेल, ये सब क्या है, ये सब बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं। पूछा जा चुका है नहीं जा चुका है, ये सब पूछे जा चुके हैं। एशियाटिक लायन को लेकर क्वेश्चन बन चुका है। ब्लूफिन महासीर जो मछली है इसको लेकर बन चुका है कि नेचुरली कावेरी नदी में यहाँ पर ये पाई जाती है। रस्टी स्पॉटेड कैट को लेकर क्वेश्चन पूछ चुका है। इतने क्वेश्चन बन चुके हैं, इतनी स्पीशीज़ तो मैंने आपको सामने दिखा दी है, और इन्हीं स्पीशीज़ से रिलेटेड है सी ऑटर्स। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि हाँ आगे भविष्य में या जो हमारा नेक्स्ट पेपर होगा उसमें सी ऑटर्स को लेकर क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो ध्यान में रखना ज़रूरी है। चलिए अब
थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई ग्रीन क्रैब्स को खत्म करने का काम करता है ये सी ऑटर। तो सर ये ग्रीन क्रैब्स आखिरकार हैं क्या? देखो, ग्रीन क्रैब को यहाँ पर एक इन्वेजिव स्पीशी के तौर पर देखा जाता है। इन्वेजिव स्पीशी वो होती हैं जो बाहर की प्रजातियाँ होती हैं लेकिन दूसरे देशों में जाकर एक बवाल मचा देती हैं, वो वहाँ के एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रही होती हैं। तो समुद्र के अंदर भी जब ग्रीन क्रैब जब होता है समुद्र के अंदर तो बहुत सारी घासों को खा लेता है और उन घासों को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, तो उसके लिए यहाँ पर सी ऑटर ग्रीन क्रैब को खा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ग्रीन क्रैब बेसिकली यूरोप से इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब यूरोप से आया और यूरोप से आने के बाद में काफ़ी सारी जगह पे आ चुका है। इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से घास को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। एक्वेटिक प्लांट्स को, समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे प्रेजेंट है उनको नुकसान पहुंचा है। तो वहाँ पे इसकी पॉपुलेशन को रोकना ज़रूरी था। सी ऑटर ने सबसे बड़ी यहाँ पर हेल्प की है। लेकिन अगर आप देखोगे दोस्तों तो हमारे सी ऑटर्स को पिछले समय पर बहुत सारे खतरे भी फेस करने को मिले हैं। इनकी पॉपुलेशन भी, खुद ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इनकी पॉपुलेशन भी खतरे में है। अगर आप कंजर्वेशन स्टेटस यहाँ पर देखते हैं तो IUCN के अंदर में सी ऑटर्स को एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। एंडेंजर्ड कैटेगरी समझ रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर ये प्रजाति खतरे में है। ठीक है, तो कंजर्वेशन स्टेटस ध्यान रखना, कई बार कंजर्वेशन स्टेटस यानी IUCN वाला स्टेटस इसका पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं, कई बार जहाज़ में समुद्र के अंदर में जब सी ऑटर मिलते हैं तो जहाज़ वगैरह पलट जाते हैं, तो जहाज़ का तेल फैल जाता है या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है पानी के अंदर में, है ना, बीमारियां बढ़ रही हैं। इस वजह से भी सी ऑटर्स को काफ़ी बड़ा खतरा यहाँ पर पहुँचता है। इस वजह से इनकी पॉपुलेशन खतरे में है। IUCN के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, IUCN को लेकर ही पूछा जाता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये है यहाँ पर आपके बेसिक फैक्ट्स। एक और यहाँ पर शॉर्ट न्यूज़ है जो बहुत ही काम का है, और ये काम की न्यूज़ क्या है, यहाँ पे बात हो रही है सेव द लिंका बाग के बारे में। ये जो यहाँ पर सेव द लिंका है ये क्या है, इसको अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चाओं में कवर किया गया। देखो, सेव द लिंका को हम लोग बाल्कन ब्लूज़ के नाम से भी जानते हैं, आगे मैं बाल्कन ब्लूज़ का नाम लूँगा। तो बाल्कन ब्लूज़ यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक प्रकार का कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है, एक पोइट्री देखने को मिल जाती है जहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर हम लोग सेव द लिंका के नाम से भी जानते हैं। तो हाल ही में जो यूनेस्को का नेशनल इन्वेंटरी ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाली लिस्ट है, उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर में इसी बाल्कन ब्लूज़ को ऐड कर दिया गया है। दैट इज़ वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो खबर आपको समझ में आ गई कि हाँ, जो हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसमें सेव द लिंका को ऐड किया गया। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर ये सेव द लिंका एग्जैक्टली क्या है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये ना एक प्रकार का मेलंकोलिक अर्बन लव सॉन्ग होते हैं, है ना, ऐसे सॉन्ग जो लव को डिनोट किए जाएं, और स्पेशली यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल्कन रीजन से बिलोंग करते हैं। बाल्कन रीजन क्या है, यूरोप का ये निचला हिस्सा जिसमें आपका ग्रीस, मैकेडोनिया, बल्गेरिया, सर्बिया, रोमानिया, मोल्डोवा, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ये सारे देश आपको दिखेंगे, है ना, बगल में टर्की देखने को मिलेगा। ये एजेंसी है, ये बाल्कन नेशंस हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यही बाल्कन रीजन से ओरिजिनेट हुआ है यहाँ पर ये सेव द लिंका, या फिर ये जो हमारा बाल्कन ब्लूज़ है स्पेशली इसकी जो हम बात कर रहे हैं। ये कब ओरिजिनेट हुआ, 16th सेंचुरी में यहाँ पर दोस्तों ये परफॉर्मेंस ओरिजिनेट होता है। इसमें जैसे मैंने बोला गाने होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं जो दुख भरे होते हैं, ये प्यार भरे होते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर सॉरो, लव, इन चीज़ों को डिनोट करते हैं। एक कल्चरल फ्यूजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो ऑटोमन म्यूजिकल एलिमेंट्स हुआ करते थे और जो साउथ स्लेविक पोइट्री होती थी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दिया गया और इन दोनों को कंबाइन करके बाल्कन ब्लूज़ का कॉन्सेप्ट बनकर आया, जहाँ पे लव, लॉस, सॉरो, इन सब थीम के आधार पे ये सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं। और यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है गाना गाते वक्त। ये इंस्ट्रूमेंट दोस्तों आप देख पाओगे गिटार की तरह है। ठीक है, गिटार की तरह ही आपको यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाता है। बाकी इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान में रखना है, इसको बोलते हैं टेम्बुरिका। क्या बोलते हैं, टेम्बुरिका, क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इसके बारे में समझ में आ गया कि ये बेसिकली परफॉर्मेंस क्या है। अब इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाली लिस्ट में कवर किया है यूनेस्को ने। तो ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट क्या होती है, ज़रा सुनिएगा। देखिए, इंटेंजिबल मतलब क्या होता है, जिसको आप छू नहीं सकते। टेंजिबल क्या है, छू सकते हैं। तो इनकी टेंजिबल हेरिटेज लिस्ट भी होती है। टेंजिबल में आपके जितने स्मारक हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, है ना, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जो स्मारक हैं, उनको टेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट में यूनेस्को ऐड करता है ताकि उसको प्रोटेक्शन दी जा सके। वैसे ही यहाँ पे जो गाने होते हैं, है ना, परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो इन सब चीज़ों को इंटेंजिबल, हमारा कोई ट्रेडिशन है, परफॉर्मेंस है, अब इसको ही छू थोड़ी सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं,
तो वो सब यहाँ पे आपका इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होता है, तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए इस वाली लिस्ट में ऐड किया जाता है। तो ये जो सॉन्ग है दोस्तों, या ये जो पर्टिकुलर परफॉर्मेंस होता है ब्लू बाल्कन का, तो बेसिकली या फिर कह सकते हैं बाल्कन ब्लूज़ का, तो हमने अभी इसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाली लिस्ट में ऐड किया है। तो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट क्या है? इस लिस्ट को साल 2003 के कन्वेंशन के थ्रू बनाया गया था। इसका मेन पर्पस यही है कि दुनिया भर के जितने भी सांस्कृतिक प्रैक्टिस हैं, जो कल्चरल प्रैक्टिस है, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना। फॉर एग्जाम्पल अभी हम सेव द लिंका की बात कर रहे हैं, इसी बाल्कन ब्लूज़ की जो बात कर रहे हैं, तो ये ख़त्म हो रहा था पूरी तरह से। तो इस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया है। अब इसको प्रोटेक्शन दी जाएगी और आगे भी बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। सेव द लिंका के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, इसमें म्यूजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला। परफॉर्मेंस देते देते यहाँ पर टेम्बरिका का यूज़ होता है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम देख पाते हैं जो कल्चर लंबे समय से फॉलो हो रहा है उसी को प्रोटेक्ट यहाँ पर किया जाता है। फिर सबसे बड़ी चीज़ आती है कि यूनेस्को अगर किसी चीज़ को, किसी कल्चर को इस लिस्ट में ऐड कर दे तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। पहला दोस्तों, यहाँ पर उस कल्चर को आगे प्रोटेक्शन दी जा सकेगी, है ना। अब जो ये सेव द लिंक का, इसमें बदलाव ना हो, जैसा ओरिजिनल था ये उसी ओरिजिनल फॉर्म में इसको बना के रखा जा सके, इसको प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाए। ये हमारा मेन पर्पस होता है कल्चरल प्रिजर्वेशन के अंदर में। फिर दूसरा यहाँ पर क्या है? इंटरनेशनल रिकग्निशन, दुनिया भर में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना कि भाई लोग मिलकर यहाँ पर इस कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकें। ये इंपॉर्टेंस होता है यूनेस्को के इस लिस्ट में किसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को ऐड करने का। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर भी एक अच्छी क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये हैं दोस्तों आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। एडिटोरियल कहाँ से पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। एक दो आर्टिकल आपके कल के भी रह गए थे, वो भी मैंने यहाँ पर अभी रोक रखे हैं, सो डोंट वरी। आज मैंने लाइव सेशन नहीं लिया है क्योंकि लाइव सेशन में यार मैंने बोला ना, मैं जहाँ पे इस समय पर हूँ इंटरनेट की थोड़ी समस्या है, तो कभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी पीक पर होती है तो उस समय पर लाइव सेशन बन जाता है। आज थोड़ा सा मतलब पीक पे जा रही थी, फिर डिम हो जा रही थी, फिर पीक पे जा रही थी, फिर डिम हो जा रही थी, तो पॉसिबिलिटी होती कि बहुत सा बार ये वीडियोस रुक रहा होता है, स्टक हो रहा होता, तो आपको भी समस्या फेस करनी पड़ती है, मुझको भी। तो इस चक्कर मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रेजेंट किया जाए। 8 बजे तक यहाँ पर ये वीडियो डाल दिया जाएगा और कल से भी यहाँ पे आपका द हिंदू का जो एनालिसिस है वो 7 से 7:30 के बीच में अपलोड हो जाया करेगा। ठीक है, 7 to 7:30 के बीच में आपको ये एनालिसिस मिल जाएगा, तो आप लोग रेडी रहे करो, यही आपका टाइम रहेगा एनालिसिस का। ठीक है ना। अब और ज़्यादा अर्ली करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आर्टिकल छूटेंगे। तो मेरा मेन पर्पज़ है कि आपको डिटेल से हर एक चीज़ को पढ़ाया जाए विद प्रॉपर डेटा। ठीक है, बाकी पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।